नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम ओल्ड NCERT हिस्ट्री कक्षा 11 के चैप्टर सेकंड को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और इस जो बुक, ये 11th की जो बुक है, यहाँ इसमें 20 चैप्टर दिए गए हैं और आज हम सेकंड कर रहे हैं। फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें एक था पाल वंश और दूसरा था प्रतिहार वंश और दक्कन में था राष्ट्रकूट वंश। और कन्नौज के लिए इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय जो युद्ध है वो होते हैं। और इन तीनों में से सबसे दीर्घायु या सबसे जो लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य था। नेक्स्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम पाल वंश को पढ़ेंगे। हर्ष के काल से ही इस कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसी दिल्ली ने बाद में प्राप्त की थी। नेक्स्ट है इसमें, ये आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। मालूम होता है कि उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहाँ के प्रमुख लोगों ने उसे राजा चुन लिया। 770 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 में राजा बना, 40 वर्षों तक राज किया। उसने प्राग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, सुलेमान नाम का एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी में मध्य भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल्स राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट है, उन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मालवा, जावा, सुमात्रा आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासकों ने नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांवों की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट राजवंश है यहाँ पर प्रतिहार। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। उनका उद्भव गुर्जर राष्ट्र या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुआ था। उन्हें सिंध से राजस्थान पर होने वाले अरबों ने छिटपुट हमलों का मुकाबला करने के कारण प्रतिष्ठा मिली थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था, जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। उसके आरंभिक जीवन के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है और यह भी मालूम नहीं है कि वह कब सिंहासन पर बैठा, लेकिन यह निश्चित है कि उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और 1837 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया। और यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य के अधीन जो है वो उसकी राजधानी रहा। भोज ने पूर्व की ओर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन पालों ने उसे परास्त करके उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया। नेक्स्ट है, अरब यात्रियों के वृतांतों से मालूम होता है कि प्रतिहारों के पास सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अरब यात्रियों ने कहा है कि बताया है कि प्रतिहारों के पास भारत की सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। नेक्स्ट है, भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदिवराह का विरुद्ध धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द अंकित है। उज्जैन के भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे महिर भोज कहा जाता है। तो परमार में भी एक भोज राजा हुआ। तो इसका प्रतिहार वंश के भोज राजा का परमार वंश के भोज से अंतर बताने के लिए उसे महिर भोज का जो नाम है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है,
उसके बाद उसका बेटा महेंद्रपाल हुआ। किसके बाद? मिहिर भोज के बाद। महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को कायम तो रखा ही, उसकी सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तर बंगाल तक कर दिया। उसके अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, अवध में भी मिले हैं। महेंद्रपाल ने एक लड़ाई कश्मीर के राजा के खिलाफ लड़ी, लेकिन वह उसे भोज द्वारा पंजाब में जीते गए कुछ इलाकों कश्मीर के राजा को सौंपने पड़े थे। नेक्स्ट है बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-16 में गुजरात की यात्रा की। उसने गुजर प्रतिहार राज्य को अल गुजर कहा। जुजुर शायद गुजर का विकृत रूप है। इसी तरह वह राजा को बोरा कहता है। बोरा शायद आदि वराह का बिगड़ा हुआ रूप है। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही भोज की मृत्यु हो चुकी थी। अल मसूदी बताता है कि जुज्जर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2-2 हजार किलोमीटर थी। नेक्स्ट है उसकी अश्वारोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पुत्र महिपाल के दरबार में रहता था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी की जो प्रूफ है आप यूजीसी नेट या दूसरी परीक्षाओं में भी लगा सकते हैं, वो मान्य है। नेक्स्ट है प्रतिहार सिंध के अरब शासकों के प्रति अपने वैरभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बावजूद मालूम होता है कि इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा। हालांकि सिंध के जो अरब शासक थे उनके साथ प्रतिहारों की बनती नहीं थी, फिर भी उनके बीच जो व्यापार है पश्चिम मध्य एशिया के साथ व्यापार है वो इस दौरान होते रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पेज। अब राष्ट्रकूट जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश तो इस राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद तृतीय जिसका शासनकाल 793 से 814 था और अमोघ वर्ष 814 से 878 शायद सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। कनौज के नागभट्ट पर सफल आक्रमण करने और मालवा को अपने साम्राज्य का अंग बना लेने के बाद गोविंद तृतीय दक्षिण की ओर मुड़ा। एक अभिलेख से मालूम होता है कि गोविंद ने केरल पांड्य चोल राजाओं को भयभीत कर दिया और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। लंका का राजा और उसका मंत्री जिन्हें अपने हित अहित का विचार नहीं था बंदी बनाकर हालापुर लाए गए। लंका के इष्ट देव की 2 प्रतिमाएं मान्यखेत लाई गई और शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित कर दी गई। अमोघ वर्ष 68 वर्षों तक शासन किया और प्रकृत्या युद्ध की अपेक्षा उसका धर्म और साहित्य में अधिक रुचि थी। वह स्वयं भी लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। वह एक महान निर्माता भी था और कहते हैं कि मान्यखेत को उसने ऐसा रूप दिया जिसके समक्ष इंद्रपुरी भी लज्जित होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर ये। इसके बाद अमोघ वर्ष का पुत्र इंद्र तृतीय जिसका शासनकाल 915 से 927 ईस्वी था साम्राज्य की खोई हुई समृद्धि फिर से वापस ले आया। 915 में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज को पदमर्दित करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। उस काल में भारत की यात्रा करने वाले अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या वल्लभराज भारत का सबसे प्रतापी शासक था। इस वंश या राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ जिसका शासनकाल 934 से 996 ईस्वी हुआ। लेकिन कृष्ण ने चोल राजा प्रथम को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वर की ओर बढ़ा और वहां के प्रदेशों को जीतकर
उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसके बाद राष्ट्रकूट शासकों के धार्मिक विचारों में बहुत सहिष्णुता और उदारता थी। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने अलोरा का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनाया था। कहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी अमोघवर्ष जैन था और उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी। साथ ही उन्होंने इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने मुसलमानों को बसने की इजाज़त दी और उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी इजाज़त दी। अरब लेखों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में महिलाएं अपने चेहरे पर पर्दा प्रथा है, ये पर्दा नहीं करती थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेधातिथि नामक एक समकालीन लेखक का विचार था कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार है क्योंकि उसे चोरों और हथियारों से अपनी रक्षा करनी है। उसका यह भी विचार था कि अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है। इस प्रकार राजा के असीम अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में मुख्य रूप से पुराणों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह भी सभी चिंतकों को स्वीकार नहीं था। उत्तराधिकार के नियम कठोर रूप से निर्धारित नहीं थे। सामान्यतः उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था। सामान्यतः राजकुमारी को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन इसका एक अपवाद भी मिलता है। अमोघवर्ष जो प्रथम थे उनकी पुत्री चंद्रो बल्बे ने कुछ काल तक रायचूर दुआब का प्रशासन भी संभाला। नेक्स्ट है, पुरोहितों को छोड़कर सभी मंत्रियों से अवसर आने पर सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने की आशा भी की जाती थी। सिर्फ जो पुरोहित है वही सैनिक अभियानों पर नहीं जाते थे, बल्कि जितने भी मंत्री थे वो उनको सैनिक अभियानों पर जाना पड़ता था। हाथियों को शक्ति का स्तंभ माना जाता था, वे बहुत मूल्यवान माने जाते थे। पाल राजाओं के पास सबसे अधिक हाथी थे, सबसे बड़ी सेना भी कह सकते हो। प्रतिहारों के पास सबसे समर्थ अश्वारोही सेना थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। रथों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मालूम होता है कि अब युद्धों में उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। तो मध्यकालीन भारत में आते आते रथों का जो उल्लेख है वो मिलना कम हो गया, क्योंकि इसका कारण यह था कि अब उनका युद्धों में प्रयोग नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासित प्रदेश भुक्ति, उस समय प्रांतों को भुक्ति कहते थे और जिलों को विषय कहते थे। भुक्ति का शासक ऊपरी कहलाता था और विषय का शासक विषयपति कहलाता था। इस काल में छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई। ये लोग सामंत या भोगपति कहलाते थे और कई कई गांवों पर इनका प्रभुत्व होता था। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय से नीचे की इकाई पत्तल कहलाती थी। तो विषय के नीचे जो इकाई होती थी प्रशासन, उसको पत्तल कहते थे। इन छोटी इकाइयों को ठीक इनकी क्या भूमिका रहती थी इस बारे में कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। लगता है कि उनका मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली और कुछ शांति सुव्यवस्था कायम करना भी था। सभी अधिकारियों को भुगतान लगान मुक्त भूमि दोनों के जरिए किया जाता था। या उनको नगद वेतन दिया जाता था या फिर उनको भूमि दान है वो दी जाती थी। तो दोनों तरीकों से उनका वेतन का भुगतान किया जाता था। इन क्षेत्रीय विभाजन के नीचे आता था गांव। तो पहले क्या था, भुक्ति था, फिर विषयपति था, फिर उसके बाद पत्तल आ गया, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो इकाई थी वो गांव थी। गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होता था। गांव प्रशासन का मुखिया और पटवारी के माध्यम से चलता था। ये दोनों पद सामान्यतः वंशानुगत थे। उनको किए जाने वाले भुगतान का भी तरीका लगान रहित भूमि का दान ही था। मुखिया को अपने कामकाज में अक्सर गांव के बुजुर्गों की सहायता मिलती थी, जो गांव महाजन या ग्राम महत्र कहलाता था।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।